Yes, students, let's start our discussion with our chapter biotechnology and its application. ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इन एप्लीकेशन चैप्टर में we have previously discussed about biotechnological application in agriculture field. Today we discuss about biotechnological applications in medicine, यानी मेडिसिन फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस का क्या यूज है और क्या एडवांटेज होता है। तो यहाँ हमारे पास 4 फील्ड्स हैं। फर्स्ट वन इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ये इंसुलिन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंसुलिन प्रो इंसुलिन पे हमें हर साल क्वेश्चन मिलता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का। ठीक, नेक्स्ट वन इज जीन थेरेपी, यानी इंसुलिन का क्या रोल है, फिर जीन थेरेपी देख के क्या एडवांटेज होता है, क्या क्या हमारी मेडिकल फील्ड में जीन थेरेपी के थ्रू इम्प्रूवमेंट हुआ है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट देना आइडेंटिफाई करके किसी भी डिसीज को। एंड नेक्स्ट वन इज स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू कॉन्सेप्ट जिसमें हम न्यू बॉर्न बेबीज के स्टेम सेल्स को स्टोर कर लेते हैं ताकि आगे आने वाले टाइम में अगर उसको कोई भी डिसीज होती है तो उसकी स्टेम सेल्स के थ्रू उसका ट्रीटमेंट इजी हो जाता है। हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे आगे। So let's start our discussion with biotechnological applications in medicines. So the recombinant DNA technology, जो हमने recombinant DNA technology rDNA पढ़ा अब तक बायोटेक्नोलॉजी के पहले वाले चैप्टर में, तो हमने देखा कि इट इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ थेराप्यूटिक ड्रग्स विच आर सेफ एंड इफेक्टिव। ठीक है, तो हम इसको यूज करते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी को कि ड्रग्स बनाने में, जो बहुत ही ज्यादा सेफ टेक्नोलॉजी है और इफेक्टिव है, बेनिफिशियल है। इट अवॉइड्स अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, जितने भी अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं, यानी जो हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो क्रिएट हो गए हैं किसी भी डिसऑर्डर की वजह से या डैमेज की वजह से। ठीक है, कॉमनली ऑब्जर्व विद सिमिलर प्रोडक्ट्स आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेज, और हो सकता है कि ऐसे ही सिमिलर जो प्रोडक्ट्स हैं वो नॉन ह्यूमन सोर्सेज से क्रिएट हुए हों। ऐसे डिस्टर्बेंसेस को एनालाइज करना और उन्हें अवॉइड करना। आफ्टर 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज इन द वर्ल्ड, यानी 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स 30 एक्सपेरिमेंट्स के बाद ह्यूमंस के अंदर बायोटेक्नोलॉजी जो है वर्ल्ड में इफेक्टिव रही है, या उसने मेडिसिन के फील्ड में रोल दिया है या एग्रीकल्चर के फील्ड में रोल दिया है, यानी हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखने के बाद उसको अप्लाई किया है। तो इन इंडिया 12 आर बीइंग मार्केटेड प्रेजेंटली, यानी 12 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स इंडिया में प्रेजेंटली चल रहे हैं या स्टार्ट हुए थे। ठीक है, जिनके ऊपर वर्क चल रहा है। तो सबसे पहला है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो इंसुलिन कंटेन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसे हम कहते हैं चेन ए एंड चेन बी। ठीक, ए और बी पेप्टाइड होते हैं इंसुलिन के अंदर, जिसका रोल होता है, हम देखेंगे, मैं आपको इंसुलिन की यहाँ ये देखेंगे आप, ये ए है, बी है और ये सी इंसुलिन है। ठीक है, तो इनके बीच में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स हमें बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो इन मैमल्स इंसुलिन इज सिंथेसिस एज प्रो हार्मोन। मैमल्स के अंदर जो इंसुलिन है हम उसको प्रो हार्मोन की तरह देखते हैं, सिंथेसिस करते हैं। प्रो हार्मोन का मतलब है जिसको हम मैच्योर करा के बाद में फंक्शनल हार्मोन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इट कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड सी पेप्टाइड, यानी जो हमारे पास सी पेप्टाइड है ये ए और बी का एक्स्ट्रा स्ट्रेच है जो पूरा इसको घूम के आके मिलता है। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है इंसुलिन की, ए इंसुलिन, बी इंसुलिन एंड सी स्ट्रेच, यानी सी इंसुलिन हमें यहाँ पर मिलता है। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू ये अटैच्ड होते हैं आपस में। तो सी पेप्टाइड इज एब्सेंट इन मैच्योर इंसुलिन, लेकिन जब इंसुलिन मैच्योर हो जाता है तो वहां पर सी पेप्टाइड नहीं होता। ठीक है, एंड इज रिमूव ड्यूरिंग मैचुरेशन इनटू इंसुलिन। जब वो इंसुलिन बनता है तो उस टाइम पे केवल इसमें ए और बी रह जाते हैं। ठीक है, इससे सी यहाँ पर नहीं होता, मैच्योर इंसुलिन में सी प्रेजेंट नहीं होता, सी पेप्टाइड नहीं होता। तो अर्लियर इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ
स्लॉटर्ड कैटल, पहले इंसुलिन को पिग और कैटल्स के पैनक्रियाज से निकाला जाता था, लेकिन बट सम पेशेंट्स बिगिन डेवलपिंग एलर्जी। तो वहां से जब इंसुलिन कुछ पेशेंट्स में इंट्रोड्यूस किया गया तो वहां पर उन्हें कुछ पेशेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो जो हमारा ये एक्स्ट्रा स्ट्रेच खत्म होता है तो हमारे पास यहाँ फ्री इंसुलिन यानी जो दोनों से अलग हो गया है इस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, यानी हमारे पास ए बी और सी अटैच्ड है, फिर इनका मॉडिफाई हुआ, मेच्योर हुए तो ए और बी एक साथ रहे, प्लस सी हमारे पास एक थ्रेड की फॉर्म में अलग से मिलेगा। ठीक है, फ्री फॉर्म में मिलेगा, ऐसा नहीं कि कहीं चला जाएगा, ये फ्री फॉर्म में हमें मिलेगा। ठीक है, अलग हो जाएगा, उससे स्ट्रेच अलग हो जाएगा। तो हम देखेंगे अब हमारे पास है डिसएडवांटेज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इंसुलिन फ्रॉम एनिमल्स, यानी जो हम कह रहे हैं ना कि शिप से या कैटल से इंसुलिन निकाल के इंट्रोड्यूस करते थे तो उनसे कुछ पर्सन्स को इन्फेक्शन शो हुआ, तो हम देखेंगे कि उसका डिसएडवांटेज क्या है एनिमल से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करने का। तो इंसुलिन बीइंग अ हार्मोन इज प्रोड्यूसिंग वेरी लिटिल अमाउंट इन द बॉडी। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है, तो हार्मोन ऑब्वियसली हमारी बॉडी में लिटिल अमाउंट में बनते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं बनते। तो hence a large number of animals need to be sacrificed for obtaining small quantities of insulin, यानी थोड़ा सा इंसुलिन निकालने के लिए ही हमें बहुत ज्यादा एनिमल्स का सैक्रिफाइस लेना होता था, उन्हें मारना पड़ता था इंसुलिन निकालने के लिए। तो दिस मेक्स द कॉस्ट ऑफ इंसुलिन वेरी हाई। अब एक जानवर किसी का मरेगा, ठीक है, कैटल मरेगा कोई, ठीक है, या पिग मर रहा है, किसी का पेट एनिमल है, तो उसने उसको परचेज किया होगा और वो बहुत कॉस्टली होते हैं, जिसकी वजह से थोड़े से इंसुलिन की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो जाती है। और डिमांड बीइंग मैनीफोल्ड हायर देन सप्लाई, सप्लाई इसलिए कम हो पाती है क्योंकि बहुत कम इंसुलिन कुछ कैटल से मिल पाता है, कुछ एनिमल्स से मिल पाता है, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है। तो स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल इज नॉट एथिकल, किसी भी एनिमल को उसकी बॉडी के किसी भी ऑर्गन के लिए, किसी पार्ट के लिए, किसी केमिकल के लिए, किसी हार्मोन के लिए, इंसुलिन के लिए, किसी के लिए भी मारना ये क्या है? इलीगल है, गैर कानूनी है। देयर इज पोटेंशियल ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इन ह्यूमन अगेंस्ट एडमिनिस्टर्ड इंसुलिन विच इज ड्राइव फ्रॉम एनिमल। अब हमारी बॉडी में तो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस गेन करे हुए इंसुलिन को जो एनिमल्स से मिला है उसको रिजेक्ट कर देता है, तो उनकी बॉडी में फिर रिजेक्शन का केस बढ़ जाता है। ठीक, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ स्लॉटर्ड एनिमल्स बीइंग इन्फेस्टेड विद सम पैथोजन व्हिच में कंटामिनेट इंसुलिन। अब ये भी हो सकता है कि जिस एनिमल से हमने इंसुलिन लिया है उसे ऑलरेडी किसी पैथोजन ने इफेक्ट किया हुआ हो, वो डिसीज हो और उससे इंसुलिन इन्फेक्टेड हो जाएगा। अब इंसुलिन निकाला भी उसकी बॉडी से उसकी डेथ के बिहाफ पे और बदले में हम उसको यूज भी नहीं कर पाए क्योंकि वो इन्फेक्टेड था। तो ये सारे 4 डिसएडवांटेजेस हैं जिनकी वजह से हमें एनिमल से इंसुलिन नहीं निकालना चाहिए। तो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय rDNA टेक्निक्स वाज अचीव्ड बाय एन अमेरिकन कंपनी एली लिली। तो सबसे पहले एली लिली कंपनी ने इनको इंसुलिन को लैबोरेटरीज में बनाया, केमिकल्स के थ्रू, rDNA टेक्नोलॉजीज के थ्रू बनाया। in 1983 में इट प्रिपेयर 2 DNA सीक्वेंसेस, तो उन्होंने 2 DNA के सीक्वेंस बनाए, ए और बी बनाए ह्यूमन इंसुलिन के, और उसको प्लाज्मिड ई कोलाई के प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कर दिया प्रोडक्शन के लिए। अब जो ए और बी चेन्स प्रोड्यूस हुई उन्हें सेपरेट कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया और फिर बाद में कंबाइन करा दिया डाइसल्फेट बॉन्ड्स के थ्रू और ह्यूमन इंसुलिन का नाम दिया गया ह्यूम्यूलिन। दिस इज ऑल अबाउट इंसुलिन। ठीक है, अब आगे हम आते हैं टॉपिक पे जीन थेरेपी। ठीक, जीन थेरेपी यानी जीन्स की मॉडिफिकेशन से या उनके इंसर्शन से किस तरीके की थेरेपी इंट्रोड्यूस करते हैं देखेंगे। तो जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउ करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट्स, यानी अगर कोई भी जीन डिफेक्ट बन गए हैं बॉडी के अंदर, जीन्स में डिफेक्ट्स आ गए हैं, उनको ठीक करना, डायग्नोस करना चाइल्ड के अंदर ही, जब वो एम्ब्रियो होता है या वो बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, उसी स्टेज में उनका डायग्नोस करके उनको ठीक कर देना, उसको आप जीन थेरेपी कहते हैं। तो बाय इंसर्शन ऑफ नॉर्मल जीन, ठीक है,
the defective mutant allele of the gene are replaced and non-functional gene is compensated. यानी हम क्या करते हैं, जो डिफेक्टिव जीन है उसको रिमूव करा के उसमें नॉर्मल जीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं और उससे इस थेरेपी को हम जीन थेरेपी कहते हैं। उससे क्या होता है कि अगर कोई भी जीन डिफेक्ट आता है बॉडी के अंदर तो हम उससे खुद को, उस ऑर्गेनिज्म को, उस एनिमल को या उस एम्ब्रियो को या उस चाइल्ड को ठीक कर पाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, बचपन में ही या फिर जब वो एम्ब्रियो होता है तभी। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1990 ब्लीज एंड एंड्रस्को ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ attempted gene therapy on a 4-year girl with adenosine deaminase deficiency। यानी एक बच्ची थी 4 साल की जिसके अंदर एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी थी, उसके ऊपर सबसे पहले 4 साल की बच्ची के ऊपर जीन थेरेपी अप्लाई करी ब्लीज और एंड्रस्को ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में। ठीक है, तो जो ये एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी है ये किसकी वजह से होती है, डिलीशन ऑफ जीन फॉर डी एडेनोसिन डीएमिनेज, यानी एडेनोसिन डीएमिनेज का जीन बॉडी में से डिलीट हो जाता है जिसकी वजह से इसकी डेफिशिएंसी होती है। तो इन सम केसेस इट कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो वापस चेंज करके दूसरा इंसर्ट करने से कई बार एडीए डेफिशिएंसी ठीक हो जाती है, या फिर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से भी हो जाती है। लेकिन ये दोनों ही मेथड पूरे मतलब ऐसा नहीं कि गारंटेड नहीं है, क्योरेटिव नहीं है, इनसे हो सकता है ठीक हो और हो भी सकता है कि ठीक ना हो। ठीक, तो इन जीन थेरेपी लिम्फोसाइट्स फ्रॉम पेशेंट्स ब्लड, जीन थेरेपी में क्या होता है, जो लिम्फोसाइट्स पेशेंट्स के ब्लड में है। लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं बेटा, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो फाइट करती हैं अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, तो जीन थेरेपी में लिम्फोसाइट्स लेते हैं पेशेंट्स के ब्लड से, उन्हें कल्चर मीडिया पे ग्रो करते हैं, फंक्शनल एडीए बनाते हैं और वहां से जो सीडीएनए है, कॉपीड डीएनए इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है लिम्फोसाइट्स में और रेट्रोवायरल वेक्टर की हेल्प से हम एक नया डीएनए जीन थेरेपी के थ्रू बना लेते हैं जिसके अंदर एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी नहीं होती। ये जो लिम्फोसाइट है उसको ट्रांसफर कर देते हैं पेशेंट्स की बॉडी में। पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट इज डन, यानी बार बार निकाल के उसको बार बार करना पड़ता है पीरियोडिकली, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स में डायलिसिस होती है ऐसे ही इसका भी पीरियोडिक टेस्ट होता है और पीरियोडिक ये चलता है क्योंकि ये सेल्स मॉर्टल हैं, बहुत जल्दी इनकी डेथ हो जाती है। इमॉर्टल यानी जो नहीं मरता। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाता है, फॉर परमानेंट क्योर, अगर हमें इसका परमानेंट क्योर चाहिए तो जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बोन सेल्स, यानी जो बोन मैरो सेल्स से जीन्स आए हैं प्रोड्यूस करेंगे एडीए अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज पे, यानी अगर अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज पे ही पता चल जाता है तो इसका परमानेंट क्योर किया जा सकता है। और अदर डिसीज लाइक सिस्टिक फिब्रोसिस, हीमोफीलिया, कैंसर, पार्किंसंस ईटीसी कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड बाय जीन थेरेपी। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय थेराप्यूटिक? हाँ, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट इज रिलेटेड स्पेसिफिकली विद ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, उसको हम क्या कहते हैं, थेराप्यूटिक्स। ठीक, तो थेराप्यूटिक ड्रग्स क्या है, एक पर्टिकुलर ड्रग की डोज किसी भी डिसीज को ठीक करने के लिए जिसकी हमें जरूरत होती है उसको आप थेराप्यूटिक ड्रग्स कहते हैं। ठीक, तो इसमें हमारी कोई सी भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे डाइगॉक्सिन होती है, एक ड्रग होती है जो थेराप्यूटिक ड्रग की तरह हम जिसको यूज करते हैं। ठीक है, मूड स्टेबलाइजर है जिसका नाम है लिथियम सिट्रेट, ऐसी ड्रग्स को भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक, या एंटी पिलेपेटिक्स होती है, ये वाइप्रिक एसिड की बनी हुई है, ये सारी ड्रग्स होती हैं जिन्हें हम थेराप्यूटिक ड्रग्स के नाम से जानते हैं।